बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान की कक्षा में आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक विकास। व्यवस्था सिद्धांत और संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में काफ़ी सहायक रहे, किंतु विकासशील राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने वाले उलटफेर को समझने और समझाने में विशेष सहायता नहीं कर सके। लुसियन पाई, आमंड, कोलमैन, रिंक्स और माइनर विनर जैसे विद्वान ऐसे प्रत्यय के प्रयोग में लग गए जो विकास की संप्रभुता के संदर्भ में नए राज्यों की राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने में सहायक हो। गैर पश्चिमी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए हमें उनके संपूर्ण सांस्कृतिक ऐतिहासिक पर्यावरण को समझना आवश्यक है। विकासशील राज्यों में अस्थायित्व, अस्त व्यस्तता और अनिश्चितता के घटनाक्रम चल रहे हैं। इन घटनाक्रमों को समझने के लिए कोलमैन, रिक्स, मिंडर, पाई, विनर, एप्टर आदि ने नाइजीरिया और श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बर्मा, भारत, घाना आदि विकासशील राज्यों की राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। अलग अलग विद्वानों ने विभिन्न देशों के राजनीतिक विकास का अलग अलग अध्ययन किया। इसके पश्चात हम राजनीतिक विकास का अर्थ और परिभाषा के बारे में अध्ययन करते हैं। विकास मानव जीवन की मुख्य विशेषता है। प्रत्येक संस्था, उसका आचरण, सभ्यता और संस्कृति का रूप विभिन्न युग की परिस्थितियों के प्रभाव से ही विकसित होते हैं। कुछ विद्वान राजनीतिक विकास को राजनीति की ऐसी स्थिति मानते हैं जो कि आर्थिक उन्नति में सुविधा पहुंचा सके। कई विद्वान औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास का अध्ययन करते हैं। कुछ लोग राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का सूचक मानते हैं। स्पर्ट, इमर्सन, कोलमैन और कटराइट ने राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में समझने का प्रयास किया। रोस्टो इसे औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति बताया है। राजनीतिक विकास के अर्थ को समझने के लिए दो दृष्टिकोण प्रचलित हुए, जिसमें राजनीतिक विकास का एक मार्गी दृष्टिकोण, दूसरा राजनीतिक विकास का बहुमार्गी दृष्टिकोण। एक मार्गी दृष्टिकोण के अनुसार राज्यों के विकास का केवल एक मार्ग है और सभी राष्ट्र विकास के इस मार्ग पर विकास की विभिन्न भिन्न अवस्थाओं में कर चलते हैं। राजनीतिक विकास के लिए प्रयत्नशील राष्ट्रों के सामने विकसित देशों का आदर्श है पश्चिमी राष्ट्र, सोवियत संघ और चीन का विकास। इस आधार पर किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को अविकसित से विकसित की निरंतर रेखा पर अंकित करके समझना कठिन नहीं होगा। बहुमार्गी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विकास बहुदिशाई और बहुआयामी है, क्योंकि स्वयं विकास की अनेक शर्तें अनेक दिशाएं होती है। जब समाजों का विकास बहुआयामी है तो उनका राजनीतिक विकास भी बहुदिशाई हो जाता है। विकास बहुमार्गी ही होता है और बहुमार्गी ही हो सकता है, क्योंकि ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों के विकास के उद्देश्य व लक्ष्य निर्धारित होते हैं और इसी से विकास की दिशा का निरूपण होता है। अब राजनीतिक विकास लुसियन पाई के विश्लेषण के अनुसार अध्ययन करते हैं। राजनीतिक विकास संकल्पना पर विचार करने वाले विद्वानों में लुसियन पाई का नाम अग्रणी है। लुसियन पाई ने 1963 में इस विषय पर गंभीर रूप से सोचना प्रारंभ किया। उसने इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक विकास की दिशा में पहला कदम राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास है। उसने राजनीतिक विकास के प्रतीकों को 3 विभिन्न स्तरों पर देखा: कुल आबादी की दृष्टि से, सामान्य दैहिक निष्पादन की दृष्टि से और राज्य व्यवस्था के संगठन की दृष्टि से। पाई ने राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में माना। व्यवहार में यह दृष्टिकोण निषेधात्मक है। इससे राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के साथ जुड़कर रह जाता है। अगले दृष्टिकोण में लुसियन पाई ने औद्योगिक समाजों के लिए विशिष्ट राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास बताया। राजनीतिक विकास की धारणा भी आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है। इसमें यह माना गया है कि औद्योगिक जीवन में भी एक ऐसे सामान्य प्रकार के राजनीतिक जीवन को प्रकट करता है जिसको हर समाज प्राप्त करना चाहता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास, कोलमैन, लिपसेट आदि यह मानते हैं कि राजनीतिक विकास से अभिप्राय विकसित पश्चिमी और आधुनिक देशों का अध्ययन है।
साथ ही उन तौर तरीकों का अध्ययन है जिनका अनुकरण करने का प्रयास विकासशील देश कर रहे हैं। पाई के अनुसार ऐसे दृष्टिकोण में इस तथ्य की अवहेलना की गई है कि पिछड़े और विकासशील देशों की अपनी ऐतिहासिक परंपराएं हैं जिन्हें वे हर चीज़ को पश्चिमी और आधुनिक का अनुकरण कर पाने की खातिर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार के रूप में राजनीतिक विकास। कुछ लोग मानते हैं कि राजनीतिक विकास में राजनीतिक जीवन का संगठन और राजनीतिक कार्यों की संपन्नता उन मानदंडों के अनुसार होती है जो एक आधुनिक राष्ट्रीय राज्य में अपेक्षित है। इस दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हुए पाई का कहना है कि राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शर्त तो है ही, लेकिन यह कोई पर्याप्त शर्त नहीं है। राजनीतिक विकास को राष्ट्र विकास के सर्वसम होने योग्य समझा जाता है, न कि केवल राष्ट्र राज्य के साथ प्रशासकीय और वैज्ञानिक विकास के रूप में राजनीतिक विकास। पार्सन्स और वेबर ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक विकास का समाज की प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था से गहरा संबंध है, अतः प्रभावपूर्ण नौकरशाही की स्थापना आवश्यक है। पाई का कहना है कि यदि प्रशासन पर अधिक जोर दिया गया तो इससे राज्य व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो जाएगा। बहुसंख्यक जन समुदाय के योगदान के रूप में राजनीतिक विकास। जनता अधिक से अधिक राजनीतिक कार्यों में भाग ले तभी राजनीतिक विकास संभव है। मताधिकार के विस्तार को राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से निर्णय निर्माण प्रक्रिया का विकसित रूप समझा जाता है। पाई का कहना है कि ऐसे दृष्टिकोण से भ्रष्टाचारी जनोत्तेजकों का प्रभाव बढ़ जाएगा। साथ ही लोकतंत्र के निर्माण के रूप में राजनीतिक विकास, स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तनों के रूप में राजनीतिक विकास, गतिशीलता और शक्ति के रूप में राजनीतिक विकास, सामाजिक परिवर्तन की बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास। इसके पश्चात हम राजनीतिक विकास की कुछ विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। डोड ने राजनीतिक विकास की 4 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। समानता के प्रति ऐसी सामान्य भावना जिससे राजनीति में भाग लेने और सरकारी पदों के लिए प्रतियोगिता करने के समान अवसरों की अनुमति रहे। राजनीतिक व्यवस्था में नीतियों का निर्धारण और उनको क्रियान्वयन करने की क्षमता हो। राजनीतिक कार्यों का ऐसा विभिन्नीकरण और विशेषीकरण जो उनकी समग्र एकता की कीमत पर न हो। राजनीतिक प्रक्रियाओं का इस तरह लौकिकरण जिससे राजनीति धार्मिक उद्देश्यों और प्रभावों से पृथक रहे। आमंड और पॉवेल ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषताओं को प्रमुख माना है: भूमिका विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था स्वायत्तता और लौकिकीकरण। आमंड और पावेल मानते हैं कि संरचनाओं का विभिन्नीकरण इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भूमिका का विभिन्नीकरण। सोवियत संघ में संरचनाओं का विभिन्नीकरण है किंतु भूमिका का विभिन्नीकरण नहीं पाया जाता है। इस कारण आमंड और पावेल पाई से एक कदम आगे बढ़कर राजनीतिक विकास के लिए ऐसा संरचनात्मक विभिन्नीकरण आवश्यक मानते हैं जो यथार्थ में भूमिकाओं का विभिन्नीकरण भी हो। उदाहरण के लिए किसी राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका की ही भूमिका का निष्पादन करे और व्यवस्थापिका या न्यायपालिका की भूमिका का निष्पादन नहीं करे तो इसको भूमिका विभिन्नीकरण माना जाएगा। पाई जिसे राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता कहते हैं, आमंड और पावेल इसे उपव्यवस्था की स्वायत्तता कहते हैं। उनका मत है कि भूमिका विभिन्नीकरण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक राजनीतिक व्यवस्था की उपव्यवस्थाओं की स्वायत्तता प्राप्त नहीं हो। उपव्यवस्था की स्वायत्तता शक्ति के एक स्थान पर केंद्रण के स्थान पर विकेंद्रीकरण का संकेत है। इस प्रकार आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास की तीसरी विशेषता लौकिकीकरण की बताई है। लौकिकीकरण का संबंध सही रूप में संस्कृति से ही है। परंपरागतता से दूर हटने और धर्मनिरपेक्षता की तरफ समाज तभी आगे बढ़ सकते हैं जबकि व्यक्तियों में वह समानता आए जिनकी बात पाई ने राजनीतिक विकास की विशेषता के रूप में की है। किसी राजनीतिक समाज में लौकिकीकरण का संबंध लोगों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन आने से है। अब है राजनीतिक विकास के चरण। हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास की 3 चरण या अवस्थाएं बताई हैं। सत्ता की बुद्धि संगतता का असर,
जिसमें अनेक स्थानीय सत्ताओं के स्थान पर एक केंद्रीय सत्ता का निर्माण हो जाता है। नए राजनीतिक कार्यों का विभिन्नीकरण, उनके लिए विशिष्ट संरचनाओं का विकास। राजनीति विकास एक प्रकार से की दूसरी अवस्था है। अभिवृद्ध सहभागिता जो परिसरीय सामाजिक समूहों और समाज के भागों को धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता में सम्मिलित करने से का स्तर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।